अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। मैं रेफ़र कर रही हूँ उस वक्त उस ख़बर के बारे में जो कि जिसने पूरे मुल्क में एक भौचाल लेकर आ गई ये ख़बर। और हमें ये एहसास हो रहा है कि बल्कि इस बात का हमें शायद एहसास बहुत पहले होना था, लेकिन अब ज़्यादा होने लगा है कि कहाँ हम गलत हैं। हमारी सोच इतनी छोटी-सी क्यों है? क्यों हमारे अंदर इस कदम अदम बर्दाश्त है? मैं इस वक्त ज़िक्र कर रही हूँ, वो जो ख़ातून थी इचरा मार्केट में कुछ अरबी ख़त्ताती का लिबास पहनी हुई थी और उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा तूफ़ान खड़ा हो गया और लोग उन पे अटैक करने के लिए आ गए। फिर फाइनली शहरबानो नकवी जो लाहौर में मतलब बड़ी दीदार हमारी एक पुलिस अफ़सर थी, उन्होंने आके उनको बचाया, लेके गईं। लेकिन इस पूरे वाक़े से यकीनन आप सब ने सारे वीडियोज़ देखे होंगे, फ़ॉलोड अप जो इंटरव्यूज़ हैं वो देखे होंगे, लोग हर सारे यूट्यूबर्स फिर अपना-अपना उस पे 2 सेंट्स दे रहे हैं, यकीनन आप बहुत फ़ॉलो कर रहे होंगे। लेकिन इस वक़्त सोचने की बात ये है कि क्या ये अचानक से सब कुछ हो जाता है? हमारी अंदर क्या ऐसी मज़हबी जुनूनियत एकदम से उभर कर आती है, या ये बहुत सालों का जो पक रहा है आहिस्ता-आहिस्ता उसका प्रोडक्ट है? हम आम तौर पे कहते हैं कि हमारी मस्जिदों में सही खुतबे नहीं दिए जाते, हमारी मस्जिदों में इस तरह की इस्लाही तरबियती गुफ्तगू नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए, हमारे टीचर्स नहीं करते। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जब बाहर निकलते हैं और हम जब दुनिया को ऑब्ज़र्व करते हैं या दुनिया में जाते हैं, दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे घरवालों की कही हुई बातें हमारे सबकॉन्शियस की आवाज़ बनती हैं और इसीलिए एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 10 बच्चे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ में बिहेव करते हैं। एक ही मस्जिद में जाने वाले 100 नमाज़ियों में से कोई बहुत रवादारी का मुज़ाहरा करता है, कोई हर बात पे अल्लाह अकबर कह के तलवार उठा लेता है। एट द एंड ऑफ द डे आपके घरों में गुफ्तगू किस किस्म की होती है? आपकी माँओं ने आपकी तरबियत किस तरह की है? आपके वालिदैन किस तरह की बातें करते हैं? ये आपके दिमाग के लाशऊर की आवाज़ बनाता है। इस वक़्त हम ये तो कह सकते हैं कि कानून ऐसा होना चाहिए, मस्जिदों में इस तरह की बातें होनी चाहिए, आलिमों को इस तरह होना चाहिए। हम ये बात क्यों नहीं कर रहे कि हमें अपने घरों में क्या गुफ्तगू करनी चाहिए? क्या हमारे अंदर कहीं न कहीं वो मज़हबी जुनूनियत है? हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कलमा पढ़ लिया तो बस हम अब एंटाइटल्ड हो गए हैं कि हर शख्स को किसी न किसी बात पे उस पे फ़तवे लगाते रहें। अम, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि ये रवैया है क्यों? इस वक़्त ना हमारी सिचुएशन ऐसी, क्योंकि बिजली का मसला, पानी का मसला, सेहत के मसाइल, बेरोज़गारी, ओवरऑल इस कदर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ों पे बस भड़क जाते हैं। आप इसका मुज़ाहरा वैसे भी करते रहते हैं, अभी रमज़ान आ रहे हैं, फिर देखिएगा सड़क पे कितने झगड़े हो रहे होंगे। तो ये जो हमारा अदम बर्दाश्त है, ये छोटी-छोटी चीज़ों में आया है। आप देखेंगे अगर दुकानों पे जाएँ, वहाँ झगड़ा हो रहा है, बच्चे देखें तो बच्चे छोटी-छोटी बातों पे लड़ मर रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े, मियाँ-बीवी में लड़ाई झगड़े, और ये कहीं न कहीं इसका जो रीज़न है वो हमारा फ्रस्ट्रेशन है ओवरऑल इन सोसाइटी। क्यों रिएक्ट पहले कर जाते हैं, हम क्यों सोचते ही नहीं कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? तो ख़ैर अब जो हुआ सो हुआ। पहली बात तो ये कि कानून बहुत सख्त होना चाहिए, हरासमेंट के कानून बहुत सख्त होने चाहिए। कोई किसी के बारे में बात करे, उस पे जो बंदा हरास हो रहा है उसका पूरा राइट होना चाहिए कि वो अपने लिए स्टैंड ले, बल्कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो बड़े हैं, लीडर्स रिलीजियस लीडर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई मोहल्ले का दादा भी हो सकता है। उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू से परहेज़ करें। तीसरी चीज़ हमारे घरों में तरबियत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ़ कलमा पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं होते। ये बड़ी मशहूर हदीस है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रह सके। तो हम किसी पे कुफ़र का फ़तवा लगा कर जब उसको तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो फिर तो हम भी मुसलमान नहीं रहे, क्योंकि मुसलमान का तो बेसिक पैमाना ही है कि उसकी हाथ और ज़बान से दूसरा महफूज रहे। तो आप ये सोचिएगा ज़रूर कि हमारे घर में गुफ्तगू कैसी हो रही है, मेरे और आपके घर में। और अब जो होना था वो हो गया, मगर अभी हमारे सामने नई जनरेशन है, हम सबके बच्चे मौजूद हैं, घरों में बच्चे हैं। हम किस किस्म की बातें करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी मज़हबी जुनूनियत अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा नेक मुसलमान की पहली निशानी है कि वो बहुत साबिर होता है, वो बहुत बर्दाश्त वाला होता है, बहुत रवादारी होती है उसके अंदर। उसकी बात करने का सलीका ऐसा होता है कि दूसरा शख्स उससे मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में आता है। क्या हमने ऐसा इंप्रेशन दिया है पूरी दुनिया में कि लोग हमसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करें? इस वक्त अगर आप अल जज़ीरा, BBC या तमाम बड़े-बड़े मीडिया आउटलेट्स या न्यूज़ आउटलेट्स की ख़बरें सुने तो पाकिस्तान बहुत 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 हॉरिबल टेरिबल लाइट में है इस वक्त। इवन वो जो जिस कंपनी ने ये बनाया था ये ड्रेस, उन्होंने डिसोन कर दिया कि हमें पाकिस्तानी जो हैं वो ना क्लाइंट्स चाहिए ना फैंस चाहिए। वेयर वी आर स्टैंडिंग, दिस इज़ वेरी 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 सैड एंड अनफॉर्चुनेट, और गवर्नमेंट को ज़रूर इस पर नोटिस लेना चाहिए। ऐसे ऐसे वाक़यात या ऐसे मामलात को
छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से डरते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहूँ मेरे ऊपर फतवा ना लग जाए। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी मौजूद है। पहले भी 2 मरतबा आप उनको शो पे देख चुके हैं, जिनका नाम है नबीला एजाज। एक होम शेफ़ हैं, आज भी कुछ अनोखा सा बना रही हैं। तो जानते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही लाइवली सी और लवली पर्सनालिटी जो कि एक होम शेफ़ हैं। आप पहले भी इनसे 2 मरतबा मिल चुके हैं मेरे ही शो पे। आज भी कुछ मज़ेदार से बना रही हैं। इनकी रेसिपीज़ की ख़ास बात ये होती है कि बहुत झटपट तैयार होती हैं और बहुत अनोखी होती हैं, ऐसी रन ऑफ द मिल रेसिपीज़ नहीं हैं। तो मिलते हैं होम शेफ़ नबीला एजाज से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक नबीला, क्या बन रहा है आज? जी आज आपको पता है कि सबसे पहले तो बल्कि मैं आपको चीज़ बताने से पहले बताऊं, रेसिपी से पहले, कि मुझे आपकी इयादत करनी थी और मैं क्योंकि मसरूफ बहुत थी तो मैं आपकी इयादत नहीं कर सकी। तो आज मैंने आपको मौका दे दिया कि आप आ जाइए। हाँ, अब आपने मुझे इतना, मैं तो आपको थैंक्स करूंगी कि इतने ज़बरदस्त शो में मुझे आप इतना अच्छा मौका दे रही हैं कि मैं अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को आगे बढ़ा रही हूँ। मगर क्योंकि आपकी इयादत के लिए मैं कहती हूँ कि कभी गलती से देर हो ही जाती है। वैसे तो मैं बहुत फास्ट हूँ हर चीज़ में, मगर कभी कभी कोई मसले हों, मसरूफियत हो, तो फिर मैं आपके लिए 2-4 लाइनें शेयर किया करना चाहती हूँ इयादत पे। और ये एक, मैं कहूँगी, रहमत, नेमत और बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई इयादत करे। और इसके लिए मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि ये सबको पता होना चाहिए। मैं विश के इयादत करना एक बहुत बड़ी नेकी है। जो इयादत करने किसी की जाता है ना, वो उसके लिए रहमत के दरिया, रहमत के मतलब दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं 70,000 फरिश्ते दुआएं बिल्कुल करते हैं। एग्जैक्टली। और कहते हैं कि उसके लिए समझ लो एक बाग होता है, उसमें वो खड़ा होता है जब वो इयादत के लिए जाता है। अब मैं आपके 4 लाइनें इयादत पे करना चाहती हूँ, अगर देर हो जाए किसी से, कि कुछ ऐसा ना कहना पड़े कि मदद करनी हो इस दोस्त की, ढारस बंधाना हो। मदद करनी हो इस दोस्त की, ढारस बंधाना हो। बहुत देरीना दोस्तों से किसी से मिलने जाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ। जरूरी बात कहनी हो, वादा निभाना हो। इसे आवाज देनी हो, इसे वापस बुलाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बस यही हुआ इस दफा मेरे साथ। और अब तो खैर, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, तो बिल्कुल। बताइए कि थैंक यू सो मच फॉर दीज लाइंस। और अब बताएं कि जी, क्या आज मैं आपके लिए, आपको पता है कोई नई चीज बनाने का दिल करता है, तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सब्जी की। एक जबरदस्त एक सब्जी है जो आप लोग खाते होंगे, जो वेजिटेरियन है उनको पता होगा कि तुरई जो है वो बड़ी तोरी भी कहते हैं उसे, बड़ी जबरदस्त सब्जी है। तो इसके जो छिलके हैं उनसे मैं, आप एक टिक्की कह लें या कबाब कह लें, वो बना रही हूँ। और ऐसा नहीं होता कि हर किसी का टेस्ट डेवलप हो तो पसंद आए, मगर अगर इसको आप टेस्ट करेंगे ना, तो ये मैं आपको महविश बताऊं कि ये एक ऐसी रेसिपी है कि मैंने जब ये फर्स्ट टाइम अपने घर में बनाई थी, तो ये बहुत कम आप चैनल्स पे या लोगों के शो में उसमें सुनेंगे कि ये लोग बना रहे हैं। तो इसके छिलकों से अब तुरई के आप बनाते हैं तो इसका टेस्ट कई बार ऐसा लगता है, अगर ये प्रॉपर सही बनाओ, कि पता नहीं चलता कि आप ये बीफ बोटी के कबाब खा रहे हैं या कोई बकरे के गोश्त के खा रहे हैं, किसके आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा अगर बनाओ तो इसका टेस्ट ऐसा सरप्राइजिंग होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इसका सबसे अहम बात ये बताऊंगी कि मैं इसके जो छिलके होते हैं उनको प्रॉपर अच्छी तरह धोने के बाद फिर आपको यूज करना है, वरना ये बहुत हाइजीन वाला मसला आ जाएगा कि इसमें मिट्टी और बहुत मैल होता है। और बल्कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि देखिए, मैंने काफी बार धो चुकी हूँ ये छिलके, और इसके बावजूद इसमें जो पानी है वो धुलने के बावजूद आप देखिए कितना मैला आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसलिए इसकी सफाई बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बताएं कि इसको पानी में सोक कर लें हम, फिर धो लें? तो नहीं, धो के अच्छी तरह रखिए, फिर प्याले में भिगो दें ताकि मैल और निकले। और इसके बाद जब आप इसको बॉईल करने चढ़ाएंगे ना, तो इसको एक और साफ पानी में डालेंगे, ठीक है। और ये आधा किलो का हिसाब है, आधा किलो तुरई के छिलके, ठीक है। और इसी रेशियो से तुरई से आप भुजिया बना लें। जी, तुरई की आप भुजिया बना लें। हाँ, तो ये देखें आप, ये मैंने रखी हुई तुरई। और ये भी मैं बता दूं कि इसके छिलके का कबाब बनाने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तुरई का जो हिस्सा है सब्जी का, ये इसमें ज्यादा ना आए। पूरा पील करके ना, पीलर से आप करके उतारेंगे तो अच्छा है, वरना इसका टेस्ट जरा अजीब हो जाएगा अगर इसके साथ होगा। तो कोशिश करें छिलका जो ले रहे हैं वो ले लें,
ठीक है। तो सिर्फ छिलकों के ही कबाब बनते हैं? हाँ, छिलकों के ही बनते हैं। तो ये जो है आपको छिलके जो हैं आधा किलो तुरई के लेने हैं। अच्छा, इसमें जो अज्जा डलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इन छिलकों को धोने के बाद आप बॉयल पानी में 4 कप पानी ले लें, उसमें डाल देंगे। अच्छा, इसमें आप 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन, ठीक है, मिलाकर दोनों आधा किलो छिलकों में डालेंगे। और प्याज आप एक ले लें मुनासिब साइज की, वो डालेंगे इसमें साबुत 4 टुकड़े करके। इसके बाद इसमें आप काली मिर्च ½ टीस्पून डालेंगे। इसके बाद आप इसमें लाल मिर्च जो है वो डालेंगे और साबुत लाल मिर्च 4-5 डालेंगे। और चने की दाल ½ प्याली को और कम कर लें आप, या 4 टेबल स्पून के करीब कर लें। वो इसमें चने की दाल जो भिगोई हुई है वो डलेगी बॉईल करते हुए, और नमक हस्बे जायका आप जैसे डालते हैं वो डलेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ महविश। तो आप ये देखिए इसे, अब ये देखें छिलके जो है ना ये अच्छी तरह धुले हुए हैं। ये मस्ट है ये तरकीब को करने से पहले। तो ये आप समझ लें पानी में 4-5 कप डाल दें, क्योंकि कुछ लोग कम पानी में उबालते हैं, मगर मैंने ये देखा है कि इसके छिलके अच्छी तरह गल नहीं पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी बढ़ा देती हूँ। तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब मैं इसमें ये काली मिर्च डाल रही हूँ, ये ½ टीस्पून के करीब। अच्छा, इसमें ये जीरा भी है, ये ½ टीस्पून, ठीक। अच्छा, साबुत गरम मसाला इसमें डलेगा, ये भी ½ टीस्पून। और ये 4-5 लाल मिर्चें जो होती हैं ये डलेंगी इसमें। ये जैसे गोश्त के कबाब चढ़ाते हैं वैसे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पहचाना आपने महविश। और ये जो आप डालेंगे ना, तो इसका स्टाइल बिल्कुल वही है, शामी कबाब का है, चाहे वो चिकन के बनाए आप या आप बीफ के बनाए, ठीक है। अच्छा, ये दाल भिगोई हुई है, ये ½ कप से कम है, उसको आधा कर लें, ½ कप। अच्छा, दाल भी डलेगी? जी, चने की दाल डलेगी, जैसे आप शामी कबाब में डालती हैं, ठीक है ना, सही। एग्जैक्टली बिल्कुल वही तरकीब है। आप जो कबाब की हैं तो आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, ये प्याज जो कटी हुई थी ये 4 हिस्सों में करिए, ये भी डाल देंगे। और ये लहसुन अदरक जो है ये आप कुटा हुआ डाल सकते हैं, पिसा हुआ इसमें नहीं डलेगा, उसका टेस्ट गलत हो जाता है, इससे सही नहीं रहता, ठीक है। नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, आपको जितना डालना है। वैसे मैं इसमें ½ टीस्पून से जरा से ज्यादा डाल रही हूँ, ठीक। अच्छा देखें, अब ये महविश ये बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है, ठीक है। हाँ, अच्छी तरह इसको आप मिक्स करेंगे, ठीक। और इसके बाद अदरक लहसुन आपने कुटा हुआ इस्तेमाल किया? जी, हाँ। आप ये साबुत जवे जो होते हैं उसको टुकड़े टुकड़े के डाल दें। वो अच्छी तरह से जब वो बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसको मशीन में ग्राइंड कर लेंगे, वरना मैं जो हूँ सिल बट्टे पे पीसती हूँ, वो उसका टेस्ट ही अलग होता है। सही बात है, रेशेदार हो जाता है। बिल्कुल। ये अब आप बॉईल हो रहे हैं, जी हाँ। तो बॉईल करें, मैं ब्रेक ले लूं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आप जो बॉइल्ड होगा उसको आपने क्या किया होगा, उसको ग्राइंड भी कर लिया? जी, वो मैं फिर आपको बताऊंगी कि क्या करना है, बिल्कुल शामी कबाब की तरह। अच्छा, जैसे और बॉईल करके इसको बिल्कुल हम ड्राई करेंगे? बिल्कुल ड्राई करेंगे, कि वरना तो गीला गीला हो जाएगा, बिल्कुल गीला होगा। और होगा क्या कि जब आप टिक्की बना रहे होंगे और कबाब, तो वो ऐसे बिखर जाएंगे कि पकोड़े बन जाएंगे कबाब के। जी, पकोड़े बन जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताएं कि आप ये पूरा बॉईल करके फिर उसको छन्नी में स्ट्रेन करेंगे? नहीं नहीं, ये पानी खुश्क होता है बिल्कुल खीमे की तरह। पानी खुश्क करेंगे? जी हाँ। और ये खुश्क करके ऐसा कर दें आप कि बिल्कुल खुश्क होके गल जाएं, नरम नरम होंगे। आप सिल पे पीस लें, आप मशीन में पीस लें। सुनिए, अगर ये बॉईल होके बिल्कुल नरम हो गया तो हम इसको घोट तो पतीले में भी सकते हैं? मैं तो करती हूँ, है ना, मैं तो बहुत करती हूँ, बल्कि पतीली में इतना कर लेती हूँ कि वो उसमें गुंजाइश ही नहीं रहती कि उसमें कोई पानी और नमी रहे, बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। फिर आपको उसको हैंडल करना आसान होता है जब आप टिक्की बनाते हैं। ठीक है, राइट। चले, मैं ब्रेक ले रही हूँ। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, तो हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल बहुत कॉमन है। अक्सर वैसे तो खूबसूरती के जो तमाम प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉमन हो चुके हैं, जिसमें नाक सही करा लें, होंठ ठीक करा लें, स्किन खिंचवा लें, और क्या क्या सेमी परमानेंट मेकअप पे भी हमने एक शो किया था। एक और बहुत कॉमन प्रोसीजर है, वो है माइक्रोब्लेडिंग। अगर आप अपनी आईब्राउज से खुश नहीं है, हल्की हैं, या शेप आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको टैटूड करा सकते हैं काइंड ऑफ। लेकिन माइक्रोब्लेडिंग क्या होती है, कितनी महंगी होती है, क्या ये करवाना सही है, कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए मैंने एक एस्थेटिशियन को मदऊ किया हुआ है, जो कि पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, आज फिर आई हैं, और हम उनसे जानेंगे कि माइक्रोब्लेडिंग
क्या सेफ प्रोसीजर है और किसको करवानी चाहिए, किसको नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम उनसे मिली थी, मैंने उनसे कहा था कि आप इतना कुछ कर रही हैं मगर आपके फेस पे कुछ नहीं हुआ, क्यों? तो क्या वाकई नेचुरल अपने आप को छोड़ देना चाहिए? वैसे तो मुझे लगता है कुछ अर्से बाद ना हमें लड़कियों को खूबसूरती देख के जब हम ब्याह के ले आएंगे तो बाद में पता चलेगा कि ऊप्स, ये बच्चे इसलिए इस तरह के पैदा हुए हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल नहीं थी, जो कि एक चाइना का बड़ा मशहूर वाक़या है पहले का। खैर, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाती हूँ उन एस्थेटिशियन से। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी मैंने जो जिक्र किया था कि आईब्राउज को कैसे बगैर पेंसिल के हमेशा फ्रेश और रेडी रखना है, उस प्रोसीजर को कहते हैं माइक्रोब्लेडिंग। और वो क्या होती है, किस तरह करवाई जाती है, कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, इन सब सवालों के जवाब मैं जानूंगी नौरीन अरबाब से, जो कि एक मेडिकल एस्थेटिशियन है और इंटरनेशनली भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो अभी उनसे सारे सवालों के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एक्चुअली होता क्या है कि समवन कम्स और उनसे कॉन्वर्सेशन में मुझे मज़ा आता है तो मैं पक्का कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ अब नेक्स्ट टाइम मैं इनको दोबारा ज़रूर बुलाऊंगी। दूसरा, यू लुकिंग लवली माशाल्लाह। थैंक यू एंड सो आर यू। चलो, अब हमने वो कर लिया नहीं कि आप भी अच्छी लग रही हैं, मैं भी अच्छी लग रही हूँ, तो हम अब कॉन्वर्सेशन शुरू करें। अच्छा नौरीन, जैसे मैं भी आपसे कही थी कि दिस कलर सूट्स यू, हमारे लिए जो कपड़े होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम बहुत शौक से तैयार होकर निकलते हैं। अभी जो रिसेंटली लाहौर में एक वाक़या हुआ जिसमें डेफिनेटली बहुत शौक से तैयार होकर निकली होगी, और जो उस बेचारी के साथ हुआ, आपको लगता है कभी वो स्कार या ट्रॉमा हील हो सकता है एवर? आई डोंट थिंक सो। इट रियली बहुत बच्चियां जो हैं, ये तो एक मखसूस मैं कहती हूँ इंसिडेंट हम सब लोगों के सामने आ गया, बट लाइक आपका इतना ताल्लुक है, लोगों से आप इतना मिलती हैं, एंड मेरे भी बिजनेस में इतने मैं लोगों से इनकाउंटर होता है मेरा लड़कियों के साथ, एंड मैं तो इस तरह के किस्से बहुत सुनती हूँ, हरासमेंट के, राइट। तो ये जो टीवी पे आ गया कि उस बच्ची ने इस तरह की कुर्ती पहनी हुई थी एंड उस पे जो है लोगों ने शोर मचाया, तो बिकॉज मैं 1-on-1 अपने कस्टमर्स के साथ बात करती हूँ, तो मुझे उनसे बात करने के बाद दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे से, दैट ट्रॉमा नेवर हील्स। नॉट ओनली दैट कि आपको किसी ने हरास किया हो बचपन से आज तक, अगर हमसे कभी किसी ने बदतमीजी की होती है, किसी ने हमसे रूड कोई कमेंट दिया होता है, वी नेवर फॉरगेट, नो मैटर उस वक्त हम 10 साल के हों, एंड सच हरासमेंट व्हिच वाज पब्लिकली हरास्ड। छोटे छोटे हरासमेंट तो तमाम औरतों ने सही है, किसी न किसी तरह, कैट कॉलिंग, ग्रुपिंग, किसी भी तरह की हरासमेंट, दिस हरासमेंट वाज नेक्स्ट लेवल। एब्सोल्युटली। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बिफोर वी गो टुवर्ड्स माइक्रोब्लेडिंग कि हमें एज मदर्स, जो हुआ सो हुआ, मगर अब पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये जो बर्दाश्त वाला है या दूसरों को एक्सेप्ट करने का तरीका है वो हमें ज़रूर सिखाना चाहिए? एब्सोल्युटली सिखाना चाहिए। एंड लेट मी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस कॉन्वर्सेशन कि नॉट ओनली व्हाट दैट बच्ची वाज वेयरिंग, हम लोग एक आम अफसोस की बात यह है कि हम लोग एक आम शलवार कमीज में भी कहीं बाहर जाते हैं, सो पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट गेज एट अस, राइट। वो बहुत डिफरेंट नजरिए से देख रहे होते हैं। आप नकाब करके चले जाएं, आप नकाब भी करके चले जाएं, because once I experienced it long ago. I was going somewhere and I had some treatment done on my face. मैं कोई इस वक्त 22-23 की थी, तो मैंने नकाब कर लिया क्योंकि आई वॉज गोइंग इन धूप, और मुझे सिर्फ वॉक करके थोड़ा सा नानी का घर पास था, वहाँ जाना था। बीच में 2 लोगों ने छेड़ा मुझे, तो मैंने यूनिवर्सिटी जाकर अपने फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा तुम लोग बोलते हो कि मामिश तुम पैंट शर्ट पहनती हो इसलिए लोग देखते हैं, आई वॉज एक्चुअली had a chadar and a niqab on. This is the mindset. Catcalling has become so normal for men. Absolutely. When we get off very late, मेरे स्टाफ को घर जाना होता है, तो सबसे पहले परेशानी मुझे यही होती है कि how are these my female staff is going to reach home. I tell them to text me when they reach home because they feel so scared कि हमारी walk आपके clinic से bus stop तक
Walking is not easy. It's, you know, it's I very know. scary. So मुझे एक तो हम I drop them, I get them dropped myself, and I get very scared for them. I worry for them. In that और एट द sense. सेम टाइम आपको कोई मसला हो जाए तो सब लोग आपके भाई भी बन के आ जाते हैं. मतलब आप कभी कभी हैरान होते हैं कि यही वो मर्द जो आपको छेड़ रहे हैं सड़कों पे, Yeah. यही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दे विल बी देयर फॉर यू. Yeah. है ना, बड़ा Yeah. अजीब सा पैराडॉक्सिकल सी Absolutely. बात है. Absolutely. तो बहरहाल वेरी सैड एंड वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस. और मैं ये Yes. बात ही बिगिनिंग में ये करी थी कि हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो हम सब अफसोस कर लेते हैं. असल जो फेस करते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि उनसे तरह तरह के सवाल हो रहे होते हैं. उनको डिफरेंट लाइट में देखा जा रहा Yes. होता है कि these people belong to ऐसी मुल्क से जहाँ पे इतना मजहबी जुनूनियत है. वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेशन है. बहरहाल कमिंग टू माइक्रोब्लेडिंग, आपने करवाई? आप कुछ भी नहीं करवाती ना? मैं जितने भी ट्रीटमेंट्स करती हूँ अपने क्लिनिक में, आई थिंक आई हार्डली गेट एनीथिंग डन. वो हर किसी की अपनी अपना शौक होता है, किसी की मजबूरी होती है. अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसी फील नहीं हुई मजबूरी. जैसे मैं आई टोल्ड यू लास्ट टाइम भी शो पे, माय फोर्टे इज टू डू इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? सो इलेक्ट्रोलिसिस, हेयर रिमूवल, तो कभी मेरे चेहरे पे वो मोटे बाल नहीं थे कि मुझे जरूरत पड़ी. एंड ऑल्सो वो इट डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन कि क्या आपको, आप जैसे हैं आप खुश हैं उसमें. तो मैं खुश हूँ मैं जैसी हूँ. जैसे आई स्टिल रिमेम्बर बहुत पहले वनीजा अहमद है ना मॉडल, तो किसी ने कहा यू आर सो ब्यूटीफुल. उसने कहा बिकॉज आई फील ब्यूटीफुल, अदरवाइज आप देखें तो मेरी आंखें छोटी छोटी हैं, नाक मेरा टेढ़ा है. Absolutely. No matter how you look, if you're confident in your skin, exactly. no matter how you look, Absolutely. और confidence आपको खूबसूरती देता है. आपकी आंखों में वो जब confidence होता है तो हम भी आपके बारे में कुछ नोट नहीं करते. अभी रिसेंटली जब कुछ महीने पहले मैंने मूमल प्रोडक्शन का ड्रामा किया था हम चैनल के लिए. So my friends and my family were very concerned कि I should get my hair color done, I should try to lose more weight, I should work on my skin, I should do the best makeup possible. But my emphasis was more towards acting. My emphasis was more towards my expressions. I said these things don't matter to me. There had been a lot of famous Bollywood and Hollywood stars, even हमारे यहाँ के, जिनकी शक्लें बहुत average थी, skin बहुत crooked, बहुत ही scarred skin थी. Absolutely. Yet they made huge. Absolutely. Industry में जो आपने बात की ना, जैसे अगर आप अपनी शक्ल को मिरर में देखने लग जाएं तो 1 करोड़ प्रॉब्लम्स नजर आएंगी. लेकिन अगर उनको इग्नोर कर दें तो दूसरों को भी नजर नहीं आएगा वो मसला. Of course. Of course. तो मुझे बताइए ये माइक्रोब्लेडिंग होती क्या है? अब आ जाते हैं Let's get टॉपिक back पे to आ the जाते topic. हैं. So microblading, पहले तो सिर्फ we only had the option for tattooing. तो हमारे यहाँ तो of course हम लोग tattoo में believe नहीं करते हैं. Religious point of view से also we're not allowed to get tattoos done. And I didn't want to get into tattoos. तो जब मैं कनाडा में थी अभी 2-3 साल पहले, so I was introduced to the treatment of microblading, which is a semi-permanent tattooing. And वो हमारे 3rd layer तक नहीं जाता है, तो वो permanently निशान नहीं पड़ता आपके तो फेस पे. क्या टैटूइंग भी कराई जा सकती है आईब्रोज की forever? Of course करवाई जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे religion में, you can say, because we're not allowed, so a lot of people were very happy to know कि I got microblading introduced in Pakistan. And ये बात है 2015 की. I was the first one to bring microblading to Pakistan, yes. And then फिर मैं Canada move हो गई, and other people, mashallah, now are doing very well in microblading in Karachi and other cities. So microblading की अच्छी खसूसियत ये है कि it's semi-permanent. वो हमारे सिर्फ ऊपर का epidermal layer जो होता है, उसमें हम लोग कलर को, पिगमेंट को इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं. तो वो वक्त के साथ साथ फेड आउट होता जाता है. It's not permanent. So God forbid if somebody doesn't like it and says कि oh my God, my husband doesn't like it or my family doesn't like it, तो वो ऐसे ऐसा खुद ही फेड आउट हो जाता है. और क्या उसको रिमूव भी किया जा सकता है? Yes, there are laser treatments. If you want to remove them, they can. I don't provide that treatment, but yes, there are laser treatments available अगर आपको वो remove करवाना हो तो. But मैं जिस तरह से करती हूँ माविश, वो ये है कि I always tell the client to hold the mirror. तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी कि आंखें बंद करें और जब आप उठेंगी, जब आप उठेंगी तो you will have a brown. No,
माइक्रोब्लेडिंग जो है वो बहुत आराम से करने वाला ट्रीटमेंट है एंड यू हैव टू स्पीक टू द कस्टमर. उनको हर स्टेप पे मैं दिखाती हूँ कि अब मैंने ये ड्रॉ किया. तो सबसे पहले तो हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाते हैं उनको कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक. उसके बाद मेजरमेंट्स होती हैं, कितना आपको आर्च चाहिए, आपको कितनी लंबी चाहिए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आपका एंड यहाँ पे होगा, आपकी इतनी उठेगी, इतनी नीचे होगी, कितनी डार्क होगी. These all are discussed in the consultation phase. Right. अच्छा, color pigment भी choose किया Yes, जाता है? absolutely. Because once I saw a woman और उनकी काले रंग की मोटी मोटी मार्कर की तरह बनी हुई थी, तो Absolutely, it they was look her very bad. choice. Absolutely, yeah. Okay. You can't say it was her choice. मतलब Maybe उनको she was not maybe- told. Maybe it was a surprise for her कि when she opened her eyes. तो Yes, maybe she, she was not told that there are options in the color, and it wasn't even looking natural. It looked as if somebody has drawn from marker. I know. तो अच्छा नहीं लग रहा था. अच्छा नहीं लग रहा था. सो अ लॉट ऑफ पीपल, सो यही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं माइक्रो ब्लेडिंग करती हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप पे कस्टमर के साथ बातचीत रखती हूँ, उनको दिखाती रहती हूँ. अगर बहुत डार्क है, जहाँ पे उनको लगता है कि यस नौरीन दिस इज इट, आप यहीं पे स्टॉप कर दें, हमें बस इतना ही चाहिए था, इतनी ही फिलिंग चाहिए, तो फिर मैं वहीं पे रोक देती हूँ. एंड यू सी माइक्रो ब्लेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक मार्कर वाला लुक दे दें, लगे कि जैसे आप कह रही हैं बहुत डार्क. इट्स जस्ट टू एनहांस योर ओन नेचुरल ब्राउ. मैं अपने कस्टमर्स को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि you have to guide them also, ना, educate them. तो अगर also. जैसे अक्सर होता है एज के साथ या sometimes naturally there are gaps in the eyebrow. Exactly, so you need to fill that up. तो मेरी कोशिश होती है कि आपकी जो अपनी नेचुरल ब्राउ होती है, मुझे कस्टमर बोलता है, मुझे हमारे पास तस्वीरें लेके आते हैं लोग, हमें ऐसा चाहिए, ऐसी चाहिए, इतनी मोटी चाहिए, बुशी चाहिए. तो मैं उनकी सुन तो लेती हूँ, लेकिन जब मैं उनकी अपनी नेचुरल आईब्रोज को ही सिर्फ एनहांस करती हूँ, दैट इज इनफ फॉर देम एंड दे से दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. सो यू सी समटाइम्स द कस्टमर्स डोंट नो. हम लोग किसी मॉडल को कपड़े पहनते हुए देखते हैं, हम समझते हैं कि मैं ये जोड़ा लूंगी तो मैं भी ऐसी दिखूंगी. सो डोंट अज्यूम कि किसी और पे ये चीज अच्छी लग रही है तो आप पे भी अच्छी लगेगी. और इसी तरह बुशी आईब्रोज वर इन. Yes. तो जरूरी नहीं कि आपके चेहरे पे भी हो. Exactly. मे बी आप ऐनक वाला जिन लगने लग जाए. Absolutely. है ना? Yes. अच्छा, मुझे बताइए कि जब आप कोई भी, अगर फर्ज करें मैं आपके पास आती हूँ, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? आपने सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, देन यू यूज द नमिंग क्रीम. सो उसमें थोड़ा सा टाइम वो होता है, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होती हैं, बैक टू बैक क्लाइंट्स होते हैं. पहले हम लोग यही करते थे, पहले मेजरमेंट्स होती थी एंड एवरीथिंग, बट नाउ वी फर्स्ट डू द नमिंग बिकॉज नमिंग इटसेल्फ टेक्स हाफ एन आवर. तो जब क्लाइंट नमिंग पे होता है, वी डू द कंसल्टेशन. इट्स डन विद द क्रीम. Yes. Okay. And then they show us the pictures, we show them the pictures, they have to sign the consent forms because there are high chances of infections as well. Really? Yes. अगर होम केयर सही तरह से नहीं की गई हो, अगर क्लाइंट हमें नहीं बताएगा कि वो डायबिटिक है, तो यू नो हीलिंग प्रोसेस बिकम्स स्लो. एंड बहुत लोग प्रेग्नेंट होते हैं, शुरू की प्रेगनेंसी होती है, they don't realize they are, so you have to be very careful. I can't do microblading on someone who is already conceived. I can't do microblading who's gone through hepatitis or is a cancer patient. Chemotherapy को 2 साल हो चुके हों, then I can do microblading on them. I don't do microblading on somebody who is breastfeeding बिकॉज उसमें अलाउड नहीं होता. एंड बहुत सारे, मेरे पास अफसोस की बात यह है, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं फलानी जगह तो करते हैं. अरे हर जगह हर चीज हो रही है. राइट. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हाउ यू आर मेकिंग मनी. या तो अच्छा, आपने कहा कि पहले नमिंग करते हैं, उसके बाद देन यू ड्रॉ. यस, नमिंग करने के बाद जब हम ड्यूरिंग द नमिंग टाइम वी डिस्कस विद द क्लाइंट व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर, what they are going to experience in the first week after microblading. उनको आफ्टर केयर क्या रखनी है. There is a healing time for it. Yes, 1 week. आप मेकअप वेकअप नहीं लगाते? Yes, 1 week. No, makeup you can, but you can't fill up your brows. But तो fill up. सूजी भी नहीं होती होंगी? नहीं, सूजन नहीं होती. सूजन नहीं होती. No. Swelling नहीं होती. Swelling होती है जब हम लोग लिप ब्लशिंग करते हैं, उसमें swelling होती है. So microblading, I think it's a very
It's a very nice treatment. It's one of my favorites because उसमें आपकी eyebrows जो है ना वो आपकी शक्ल change कर देते That हैं. is true. If you have a good brow yeah, and you that feel is confident when हाँ. you're talking to someone. Yeah. अच्छा, अब आपने कहा कि आप लोग एक बनाते हैं पहले and then how does it work? It's just like tattoo, जैसे tattoo pen होता है? So tattoo pen होता है, इसमें tattoo pen नहीं होता है, इसमें blades होते हैं, very fine blades. और फिर हम लोग जो है उसकी स्ट्रोक्स बनाते हैं, तो वो ब्लेड इतना फाइन होता है कि आप इस तरह आपको फील होता है एज इफ somebody is scratching your skin. Pain threshold, I would say everybody has a different pain threshold. There are people who say I don't feel anything, करती जाओ. And there are some people जिनके फेस पे मैं सिर्फ हाथ रखती हूँ तो वो कहते हैं कि दर्द हो रहा है. And I'm like I haven't even started yet. उनका दर्द दिमाग से स्टार्ट हो चुका होता है. So that is something funny that I experience with different clients. Pain threshold comes person to person पे वो होता है. But of course, numbing irrespective, we do use numbing cream on them. And then once we remove the numbing cream, फिर उसके बाद हम लोग उनकी जल्दी से measurements करके उनको because already हम लोग एक go through जा चुके होते हैं, so they are more confident. We make them feel comfortable with us. And then हम लोग उनको draw करके दिखा देते हैं and we start the procedure. सही. Yes. अच्छा, now once it's done, yes. what's the aftercare? And So, what can be the risks? Yes, so aftercare हम लोग उस वक्त तो healing cream लगा देते हैं. They can apply coconut oil for the first week. पहले हफ्ते में आपकी eyebrows बहुत dark लगती हैं क्योंकि जब हमें हाथ पे चोट लगती है तो एक पापड़ी सी बन जाती है, scab बन जाता है. उसी तरह आपके eyebrows में भी scab बन जाते हैं. तो वो क्लाइंट को heal होता होगा एग्जैक्टली ना? तो मैं क्लाइंट को पहले से बता देती हूँ कि आपके फर्स्ट 10 days योर ब्राउज आर गोइंग टू लुक वेरी डार्क, सो डोंट पैनिक एंड डोंट ट्राई टू स्क्रैच दो स्कैब्स. वो खुद ही झड़ते हैं. अच्छा, जब वो झड़ते हैं तो क्लाइंट कहता है मुझे गैप्स नजर आ रहे हैं. सो मैं उनको बोलती हूँ कि जो टचअप प्रोसीजर है वो 6 हफ्ते के बाद होगा क्योंकि 6 हफ्ते तक योर स्किन इज हीलिंग एंड चेंजिंग. तो जो पिगमेंट आपकी स्किन के अंदर गया है वो इन्फ्यूज होगा, वो फैलेगा. सो डोंट पैनिक. ये सब कुछ कहने के बावजूद पीपल कॉल मी आफ्टर अ वीक एंड से ओ मुझे गैप नजर आ रहा है, अब क्या करूं. क्योंकि वो सूजन भी सेटल हुई फिर नजर आना शुरू हुआ. सूजन तो इतनी होती नहीं है लेकिन उतनी होती जितनी टैटू की होती है. You have no clue. I've never gotten a tattoo done, so I don't know. But microblading में सूजन इतनी as such नहीं होती. सही है. तो आपने कहा potential risk and there can be risk of infection अगर आपने if they go for clean swimming, किया. if they go to the beach, if they apply makeup, Gym, exercise, exercise I allow them after 48 hours. मैं उन्हें बोलती हूँ 2 दिन के बाद आप जाएं because we want to avoid the sweat. दूसरा ये कि माइक्रोब्लेडिंग के जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे बिकॉज इट्स वेरी ह्यूमिड इन पाकिस्तान, राइट. यहाँ पे कनाडा में क्लाइंट्स का माइक्रोब्लेडिंग का रिजल्ट लास्ट्स मोर कंपेयर्ड टू पीपल गेटिंग इट डन इन कराची बिकॉज यहाँ गर्मी बहुत है. सही. अच्छा, एक तो आपने कहा कि आपको अपनी मेडिकल आपको खुद अवेयर होना चाहिए कि आप क्या करवा रहे हैं. दूसरा फिर आफ्टर केयर है. आर देयर एनी मिसकंसेप्शन? जैसे मुझे खुद भी नहीं पता था, मुझे ये लगता था बस आप जाएंगे करवाएंगे बिल्कुल जबरदस्त आपकी रेडी हो जाएगी एंड देन अगले दिन रेडी हो जाती है. हाँ. दे लुक फैबुलस, दे लुक वेरी नाइस. व्हाट इफ आई कम टू यू एंड गेट माय दे लुक वेरी नाइस, तो मैं अगले दिन शो कर लूं? या एब्सोल्युटली. मेकअप कैसे लगाऊंगी? तो मेकअप तो आप बाकी चेहरे पे करेंगे ना. Right. You have to avoid water, you have to avoid makeup or creams on top of the eyebrows. Top of the eyebrows से water कैसे avoid होगा? मतलब आप वजू वगैरह तो कर सकते हैं but like हम अक्सर फेस वॉश डालते हैं हाथों पे और मुंह अच्छी तरह रगड़ के धोते हैं. eyebrow को छोड़ दें. So you have to avoid applying face wash on the eyebrows. अच्छा, क्या कोई और भी eyebrow enhancement techniques हैं? Brow tinting. वो क्या होते हैं? Brow tinting, that's like dyeing. जैसे हम बालों को कलर डाई करते हैं उसी तरह हम आईब्रोज को भी डाई करते हैं बट उसका रिजल्ट लास्ट नॉट मोर देन 2 weeks. सही. अब नाउ लास्टिंग. यस. एक बार माइक्रोब्लेडिंग करवा दी कितने अरसे तक वो रहता है? सो टचअप अगर किसी को जरूरत पड़ती है लाइक आई सेड देन वी वेट फॉर 6 weeks. हम लोग 6 हफ्ते के बाद टचअप करते हैं उसका दोज एंड देन ओनली इफ समबडी नीड्स इट. अदरवाइज रिजल्ट्स कुछ लोगों पे 3 साल तक भी रहते हैं और कुछ लोगों पे 8 महीने भी रहते हैं. Why? Yes, because everybody has different hormones.
right? Everybody sweats to a different level. Everybody has a different lifestyle. कुछ लोग कहते हैं I'm a swimmer. Noreen, I can't live without swimming. तो जो swimming ज़्यादा करेगा उसकी obviously microblading का result will be way less than somebody who is not a swimmer, to be very honest, who is more towards the indoor वाला lifestyle. जैसे मेरा clinic मेरे घर के अंदर है तो मेरा तो outdoor बहुत कम होता है. सूरज ही नहीं देखना पड़ता तो. Yeah, actually. Right. So अच्छा, now talking about कि ये कितना महंगा होता है. अब आपने पैसे हर लगाए. clinic के- Lucky is the person जिसको तीन साल हर तक चल क्लिनिक के अलग-अलग charges Ranging होते from- हैं. Range starting from 20 onwards, going up to 35, 40. अच्छा, 20 to 35 Yes, तक. depending on के how much filling they need. Yes. But the So first it's not very treatment, expensive. yes. And touch-up के अलग होते हैं. All that also depends कि आप touch-up we do at a very reasonable price, only which is done in 6 weeks time. अब कुछ लोग 3 महीने बाद आते हैं कहते हैं touch-up करवाना है. That's not how it works. Touch-up has to be done after 6 weeks. सही है, सही. Anything else जो कि हमें पता होनी चाहिए before taking this decision? एक तो अपनी हेल्थ का पता हो. You should know पता your हो कि जेब medical में पैसे history. हैं. You should know कि आप कोई medication कोई ऐसी तो नहीं ले रहे. आपका lifestyle क्या है, like you know if you have to apply. देखिए microblading करने का मकसद यही है कि brows पे मेकअप ना करना पड़े. तो एक हफ्ता तो आपको जरूरत वैसे भी नहीं पड़नी है eyebrows बनाने की. You should do your thorough homework before getting microblading done. You should be able to know कि आपको क्या shape चाहिए, because a lot of people come up with hideous shapes and say this is what I want, and it's Yeah. hard for me to explain them this is not going to look good on you. So these are few things वो they एंजेलिना should- जोली के Yes. आईब्रोज दिमाग में रखी और फेस कट कुछ और है. Absolutely. हाँ. And then the most important thing, you should know कि आपने किससे microblading करवाना है. या बिल्कुल सही बात है. लास्ट सवाल, आप वैसे क्या इन जनरल अपनी आईब्रोज का ख्याल रख सकते हैं ताकि वो Castor झड़े oil नहीं. is very good. अगर लोग कहते हैं कि मेरी eyebrows झड़ गई हैं, lashes झड़ क्योंकि गई हैं. एज के साथ वैसे भी Of मुझे लगता है कि course, आईब्रोज of course. थिनिंग We होती age है. every day, unfortunately. You can't do anything You can't about stop it. it. हाँ. So आप castor oil लगा सकते हैं. Castor oil is very, very good for eyebrows and lashes की growth के लिए. Really? And Yeah. it does work. Oh yeah, castor oil is very मुझे good. कभी-कभी लगता था मिथ है. तो आप सोने से पहले लगाएं, दिन में कभी भी लगा सकते हैं. I mean, I usually brush. prefer at night time. तो जो पोर्स बंद हो गए हैं, वो फॉलिकल जैसे है ही नहीं, तो क्या उसमें भी उगाता है बाल? Depends on how old you are. You are young. आपके उगने के chances हैं. But हैं? obviously, if somebody is above 60 and expects कि मैं castor oil 60 लगाऊंगी, तक जाते थे तो शौक वैसे ही मर जाते होंगे ना, कहते होंगे. that's You what have- you think. Right. I have a lot of customer who is, and which is good. They Of still want to look good course, after the age of course. 60. So I mean, they're an inspiration for me. Yeah. Hmm. तो काजल वाजल does not work. जैसे पुराने जमाने में ख्याल था ना, छोटे बच्चों को काजल लगा देते थे. Yeah, It does yeah. not work, right? I've never tried it. हाँ, नहीं, even I never did. मैं तो अभी भी आंखों में ना काजल है ना मस्कारा है ना कुछ है. Yeah. But castor oil की मतलब it's not a myth. It does work. Yeah, castor oil is good. It's a natural oil, and लास्ट सवाल, with age आपकी eyebrows white भी होना शुरू होती हैं. of course, तो- वो तो हमारे सर के बाल भी white हो हाँ. जाते हैं. तो आपकी जो सफेद आईब्रोज हैं वो भी माइक्रोब्लेडिंग से थोड़ा छुप जाता है. Temporarily, yes. Mhm. Long term, no. तो देयर इज नो So सॉल्यूशन brow बट टू. tinting, जिनके बहुत white eyebrows होते हैं, उनको हम पहले brow tinting करते हैं. ठीक है. उसी दिन सेम टाइम पे पहले ब्राउ टिंटिंग होता है, कलर हो जाता है वाइट बालों पे, उसके ऊपर फिर हम लोग माइक्रो ब्लेडिंग के स्ट्रोक्स डाल देते हैं. सो देन आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 3 weeks, which is once a month, they can come and get that brow tinting diet done onto their brows. सही. So that's सही, how सही. you maintain. Brows is a different world. या और ये It's a- कंप्लीट एक Yes, प्रोजेक्ट है. Yes. सही है. Yes. थैंक यू सो मच नौरीन. No worries. Thank you so much for inviting me. It was इसने lovely इस कॉन्वर्सेशन ने मेरे अपने दिमाग में बहुत क्लैरिटी दी, बिकॉज माइक्रोब्लेडिंग आई हैव नेवर ट्राइड इट, लेकिन देयर आर अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव ऑलवेज बीन ऑफरिंग कि आ जाओ. किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि मैंने सीखी है तो मुझे कोई चाहिए. मैंने कहा नहीं बेटा, Yeah, ऐसा नहीं don't- होगा. हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा. पहले तुम 10 लोगों पे ट्राई कर लो, मैं उनके Yeah, रिजल्ट of देखूंगी, course, देन आई of कम. course. मैंने कहा आई कांट रिस्क. तो अच्छा हुआ
कि वो तमाम सवालों के मुझे वैसे ही जवाब मिल गए जो वो नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको तो कोई चाहिए था ना। अक्सर होता है ना, कोई पार्लर में काम करते हो, कहते आई नीड अ मॉडल, आई वांट टू डू दिस, आई Yes, वांट टू डू that's why I दैट। said to you, at the end of the day, it's very important कि आप करवा किससे रहे हैं। You have to see कि उसका जो टेक्नीशियन है उनका कितना एक्सपीरियंस है, True. how many pictures has she got of before and after, and then of course when you speak to the person तो उनके level of confidence से भी आपको पता चल जाता है कि Some people are उनका, very confident. yeah, sorry, Some people are very confident. and they don't मतलब know their work. हाँ, they don't know anything. Thank you so much for Thank your you, time, thank for you. all this conversation. Thank you. तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी आईब्राउज बहुत थिन लग रही हैं, तो पहला काम तो ये शुरू करें आज से ही कि कैस्टर ऑयल खरीदें, बहुत सस्ता सा आता है, और उसको अपनी आंखों और पलकों पे, आंखों नहीं, आईब्राउज और पलकों पे लगाइए, क्योंकि मुझे वाकई लगता था कि मिथ है। एक आध दफ़ा होता है ना, कभी कभी आप ये चीज़ सुन, कोई भी बात सुन लेते हैं, आप वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने एक दफ़ा कैस्टर ऑयल अपनी पलकों पे लगाया था, पूरी रात मेरी आंखों में जलन होती रही। मैंने कहा ये मैं आइंदा कभी भी नहीं करूँगी, बट इफ़ इट वर्क्स एंड सिंस आई एम एजिंग तो आई विल ट्राई दैट। दूसरा, अगर आप वाकई अपनी आईब्राउज को खूबसूरत, थिक और अच्छा सा दिखाना चाहते हैं तो नौरीन इज़ योर पर्सन। नौरीन, आपका फेसबुक पे नौरीन अरबाब के नाम से, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, नौरीन अरबाब ऑफिशियल। नौरीन अरबाब ऑफिशियल, Yes. NAUREEN, Yes, NAU NAUREEN ARBAB। ठीक है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड हर ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, गेट एन अपॉइंटमेंट, और फिर अपनी आईब्राउज को किसी सेफ, अपने क्या कहते हैं, सेफर हैंड्स में दीजिए, रादर देन के कोई जिस तरह मुझे ऑफर्स है ना एक दो कि आओ आके तुम पर ट्राई कर लें। आई एम वाइज इनफ, आई एम नॉट गोइंग। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा मैं जाऊंगी किचन में और देखेंगे कि जो हमारी होम शेफ हैं वो अब क्या बना रही है। उनके पास एक और डिश भी है और बाकी कबाब तो रेडी हो रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब मैं आपको लेके चलूंगी नबीला एजाज के पास, और वो कबाब तैयार हो चुके हैं, पूरे स्टूडियो में खुशबू है। कैसे लग रहे हैं भी आपको दिखाते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किया क्या था उबालने के बाद। जी नबीला, जब आप बॉईल कर रही थी उसके बाद क्या किया आपने, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कबाब रेडी हो जी महविश, देखें अभी अच्छी तरह बॉईल हुए हैं, और इसको मैंने आपको बताया था शामी कबाब की तरह बॉईल करना है, तो ये बिल्कुल खुश्क हो गए हैं और ये करके खीमे की तरह शक्ल हुई। जब खीमे की तरह होगी तो आप उसको सिल पे पीस लें या मशीन में पीस लें, ठीक है। इसके बाद दूसरा नबीला, आपने हमने ये भी बात की थी ना कि अगर वो बिल्कुल गल जाते हैं और पानी खुश्क हो जाता है तो उसको घोट लें, वहीं घोट लें, पतीली में घोट लें। हाँ, इवन वो जो घोटा वाला नहीं होता जिससे हम हलीम घोटते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं भी उससे कर लेती हूँ। हाँ। और जब ये हो जाए तो खीमा बिल्कुल आपका रेडी है, समझ लें। उसमें फिर आपने हरा धनिया डालना है, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वरना आप इसमें 3-4 टेबल स्पून हरा धनिया, 4 टेबल स्पून पुदीना, 2 टेबल स्पून बल्कि हरी मिर्च चॉप हुई हुई, और प्याज, जैसे शामी कबाब में सब कुछ डलता है, और 1 या ½ टीस्पून या 1 टेबल स्पून आप इसमें चिकन टिक्का मसाला डालेंगे, ठीक है। रेडी होने के बाद फिर अंडे की कोटिंग की, और हाँ, और इसकी बाइंडिंग और अच्छी उसके लिए इसमें 2 टेबल स्पून आप इसमें बेसन भी मिलाएंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी टिप है, वरना ये नहीं संभलेंगे। अच्छा, बेसन हाँ, बाइंडिंग के लिए। और इसके बाद इसकी टिक्की बनाएं, इसको अंडे की कोटिंग करें और आराम से तल लें, ठीक है। मुझे एक सवाल है नबीला, क्या बेसन को भून के वैसे नहीं, सिंपल अगर सादा रखा है। अच्छा, क्या हम उस बेसन के बजाय कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने डाला नहीं, मगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून डाल लें, उसमें डाल सकते हैं, मगर बेसन जो है वो इन चीजों के लिए, बाइंडिंग के लिए होता है। मेरे साथ पहले शामी कबाब भी खराब हो चुके हैं, फिर मैंने सब्जी के वेजिटेबल वो बनाए थे टिक्कीज, वो भी हुए थे, मगर जब मैंने बेसन डाला तो आप यकीन करें इतने जबरदस्त वो मुझसे हैंडल हुए कि मुझे मसला ही नहीं हुआ। तो ये एक टिप है, आज का टोटका है मेरी तरफ से, ठीक है, कि आप बेसन जरूर इसमें डालें। अगर हैंडल नहीं हो रहे आपके शामी कबाब या आपके ये वाले कबाब, तो आप बेसन डालें। जी अच्छा महविश, अब ये है कि मैं आपका इतना माशाल्लाह शो इतना जबरदस्त है कि आप तो मुझे एक सेलिब्रिटी शेफ की तरह मौका दे रही हैं, और मुझे यही फील होने लगा है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। अमेजिंग शो है भाई, और मैं आपकी दोस्ती, आपके शो पे 4 लाइनें आपके लिए गुनगुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के लिए भी गुनगुनाती थी, अपनी बेटी के लिए भी गुनगुनाती हूँ। ये सॉन्ग अब आपके लिए भी है, ठीक है। हाँ। तेरे संग दोस्ती हम न तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे, गम ना कर मेरी जान, मुस्कुरा दे जरा, यूं बनाया है मुंह क्यों तूने ये, तू भी एक दिन
बड़ा आदमी, नाम जीवन मिलन जुदाई का है, तेरे रास्ते में मोड़ ये आएगा, तेरे संग दोस्ती हम न तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे। जबरदस्त, ये आपके लिए जबरदस्त। स्पेशली आपकी और मेरी दोस्ती और शो पर है। क्या बात है, और आपकी आवाज काफी अच्छी है। तो Thank you मैं so बल्कि much. सोच रही हूँ कि रमजान में हम आपको बुलाएंगे नात के लिए। आप नाते भी पढ़ती जी, हैं मैं ना? नात बहुत ही अकीदत वो और बहुत सुनेंगे ही आपसे, एहतराम से बिल्कुल पढ़ती सुनेंगे। हूँ, और मैं अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने सबके लिए और दोस्ती के रिश्ते में ये सॉन्ग डेडिकेट करती हूँ उन सब दोस्तों को जो मेरे हैं। थैंक यू सो मच। अब बताइए कि चलें कबाब हमारे हो चुके, दोस्ती का सॉन्ग भी हो गया, अब क्या बन रहा है? अच्छा, अब जो है वो बहुत ही झटपट रेसिपी है। अब आपके पास चंद चीजें घर में अगर मौजूद है तो ये बहुत झटपट बन सकती है। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ रशियन सैलेड। अब ये सबने ही नाम सुना होगा, ठीक है, मेरे देखने वाले जो है बच्चियां, खवातीन, कि रशियन सैलेड तो महविश आपने भी खाई होगी, मगर हर इंसान का अपना एक तरीका होता है। कुछ उसमें क्रीम डालते हैं, कुछ उसमें कॉर्न डालते हैं, कोई अंगूर डालता है, कोई अनार डालता है, तो सबकी रेसिपी फर्क होती है। मगर इसमें रेशियो का हिसाब कि कितनी सब्जी कितनी डलनी है ये बहुत जरूरी है। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ वो आज रशियन सैलेड में आपको सिखाती हूँ। तो मैं उसके अज्जा बता देती हूँ आपको। देखें, मैंने जो इसमें लिया है इस रशियन सैलेड में 1 कप जो है बॉइल्ड मैक्रोनी, ठीक है। अगर ये आपके पास बॉईल हुई हुई है तो आप ये फ्रीज करके भी रख सकती हैं, ठीक है। मैक्रोनी को जी, मैक्रोनी अगर बच जाए तो बॉईल करके रख दें। अगर झटपट कोई मेहमान आया है या आने वाला है, आपके फोन आया है, तो आप उसमें फिर निकाल के रख दें, वो मेल्ट हो जाएगी और वो मैक्रोनी आपके काम आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, 1 कप मैक्रोनी हम इसमें ले लेंगे। मैं बल्कि आप साथ साथ बनाती भी जाती हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये समझ लें 5 सब्जियां चीजें जाएंगी। सेब जाएगा 1 बड़ा, ये रेशियो मैं आपको बता रही हूँ। ये समझ लें 1 कप मैक्रोनी बॉयल और 1 बड़ा सेब, ठीक है, और 2 बड़े खीरे, ठीक है। और इसमें शिमला मिर्च 1 छोटी या थोड़ी सी बड़ी, बहुत बड़ी ना हो, 2 छोटी भी चल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, और गाजर 1 बड़ी, ठीक है। और इसमें करमकल्ला जाएगा, छोटा वाला ले लें, वो भी हाफ, सही है, वो भी 1 प्याली। तो 1 प्याली का हिसाब है, इसी रेशियो से बनाएंगे तो सही है। और इसमें 1 प्याली मेयोनेज जाएगा, और अगर कम पड़े तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं ताकि वो जूसी हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ही ड्राई हो, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चुटकी या 1 चुटकी नमक भी जाएगा, ठीक है, और ½ टीस्पून से जरा सा कम या 2 चुटकी काली मिर्च जाएगी, और चीनी जो है वो 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून आप इसमें डालें, ठीक। अपने हिसाब से आप मीठा भी रख सकते हैं, अपने आप हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अच्छा, मैं कहती हूँ वो जो पेपर है आपका उसको थोड़ा सा साइड में कर लें। और फिर अब आप शुरू करें। अच्छा, देखिए, मैक्रोनी मैंने ले ली है, ठीक है, 1 कप। अब इसमें महविश ये मैं करमकल्ला डाल रही हूँ, ठीक, करमकल्ला जो कि पत्ता गोभी है, जी, पत्ता गोभी जो होता है, ठीक है, ये भी आप 1 प्याली डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ाएं, मगर जो रेशियो मैं बता रही हूँ 1 प्याली का, इस हिसाब से बनाएंगे तो ये जरा परफेक्ट बनेगी टेस्ट में, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग शिमला मिर्च नहीं डालते, मैं शिमला मिर्च डालती हूँ। आप इसका टेस्ट देखिएगा कितना जबरदस्त होगा, वो क्रंच आता है ना। जी जी। अच्छा, ये देखिए, मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ, ये भी आप 1 प्याली के करीब डाल लें, ठीक, और ये छोटी 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 काट लें। इसमें कटिंग जरूरी होती है, और मेरा साथ मसला है, मैं कटिंग जल्दी जल्दी करती हूँ तो बहुत अच्छी नहीं होती। अच्छा, एक खीरा भी 1 प्याली। आपने आराम आराम से कटिंग की है। आप कह रही है, मगर आप यकीन करें, मैं सब्जी काटने में, क्योंकि मैं जरा काम फास्ट करती हूँ, कटिंग वगैरह, तो मेरी कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। जल्दी का, हमारी अम्मी कहती थी जल्दी का काम शैतान का। तो मैं करती हूँ ना, तो हाँ, हबड़ दबड़ में गड़बड़े होती हैं। जी हाँ, हो जाती है। मगर ये कि मुझे बल्कि ये भी कहा जाता है, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, कि भाई आप प्लीज नबीला जल्दी में ना कीजिएगा। मतलब मैं ख्याल करती हूँ और वो महंगा पड़ गया, तो वही है ना, जल्दी का काम शैतान का काम। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अच्छा जी, तो अच्छा, अभी शिमला मिर्च भी डाल दी। अच्छा, देखें, अब ये सब 1 प्याली का हिसाब मैंने रखा है, और इसमें शिमला मिर्च, खीरा, गाजर, बंद गोभी और मैक्रोनी सब डाल ली। क्या आप अनार भी ऐड कर सकते हैं? अनार डाल सकते हैं, मैं अनार वैसे डालती नहीं हूँ क्योंकि बीज आता है ना मुंह में। मगर इसमें अंगूर तो जबरदस्त लगेगा, मैं अक्सर डालती हूँ। और अंगूर डालें, कौन अगर आपके पास भुट्टा उबला हुआ रखा है वो थोड़ा सा डालें, बहुत ज्यादा नहीं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मैं डालती हूँ। उसको आप समझ लें 2-3 टेबलस्पून डाल लें इस रेशियो के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेयोनेज रखी है सादा, आप देखें तो ये जो है मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 कप का हिसाब है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, बहुत ड्राई लगेगी, ये अपने हिसाब से आप बनाएं, ठीक है।
अच्छा, और महविश ये तो मैं जब कोई खाना खाने को गर्मी में दिल नहीं चाह रहा या कोई मेहमान झटपट आ रहा है तो आप यकीन करें मैं तो ये इतने शौक से झटपट बनाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, आपके घर अब में मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स होते होंगे ना? हाँ, क्योंकि अव्वल तो मैं आपको कोशिश शौक है करती हूँ। कुकिंग का। हाँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह हस्बैंड की बड़ी खूबी है, कोई चीज खत्म हो जाए वो कहते हैं आप मुझे बताएं, अगर नहीं भी आया है मैं मंगा के रख दूंगा। क्योंकि उनको पता होता होगा ना कि मजेदार खाने तो हाँ, मुझे को वो खाने यकीन मिल करें रहा है। ला के रखते हैं। तो अब ये तो मैं नहीं कहूंगी, हस्बैंड्स को तारीफ तो करनी चाहिए, मगर Of ये कि वो course. जब अच्छी हो तो कर भी देते हैं, मगर बहुत ज्यादा भी जाए शोहर नहीं करते। मगर मैं कहती हूँ, मैंने सुना ये है कि अगर किसी घर को जन्नत बनाना है ना तो एक शोहर को चाहिए वो अपनी बीवी की तारीफ कर दे, तो बस समझ लें घर जन्नत हो गया। हाँ। ये एक टिप दे रही हूँ मैं शोहरों को। बात ये भी है कि अगर हम झूठी तारीफें भी करते हैं ना तो उस इंसान का मुराल इतना बुलंद हो जाता है जी कि हाँ, वो और आपको बेहतर। पता है एक बीवी जो होती है या एक शरीके हयात, वो अपने घर के लिए पूरी अपनी जान लगा देती है, अपनी मतलब एफर्ट सिंसियरिटी से करती है। मेरे ख्याल में कोई औरत या माँ ऐसी नहीं होती जो अपने घर से सिंसियर ना हो, तो उसकी Absolutely. मोहब्बत का जवाब देने के लिए ना अगर उसकी तारीफ कर देंगे तो क्या जा रहा है। सही बात है। अच्छा, आपके देखिए तो हम दो इसमें बोले मगर उसका पूरा दिन बन जाएगा। जी हाँ। हाँ। अच्छा, इसमें चीनी मैं डाल रही हूँ, जो शुगर पेशेंट हैं या जो नहीं ज्यादा लेते वो 1 टेबल स्पून डाल लें इस हिसाब के साथ, या 2 डाल लें। मैं इसमें 2 डाल रही हूँ। ठीक है। आप इसमें अगर चीनी साबुत वैसी नहीं डाले तो आप इसे ग्राइंड की पिसा हुआ जो रखी होती है आइसिंग शुगर जैसी नहीं, पाउडर, वो शुगर भी डाल सकते हैं। ठीक है। और चुटकी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ज्यादा न डालें वरना इसका जायका चेंज हो जाएगा। और अगर ना डालें? हाँ, आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें लेकिन क्रीम वगैरह कुछ नहीं है? हाँ, इसमें यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब लोग इसमें बॉइल्ड चिकन भी डालते हैं। मैंने भी बॉइल्ड चिकन डाल के देखी, मगर मैं क्योंकि आपको बताया था कि मुख्तलिफ तजुर्बे करती हूँ और कोई नई सी चीज बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसमें चिकन भी बॉयल नहीं डालती, मैं इसमें क्रीम भी नहीं डालती। और उसके बगैर मुझे इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला है कि मुझसे लोगों ने रेसिपी पूछी, तो मैंने उनसे कहा कि आप इस रेशियो को फॉलो करें जो मैंने इसमें डाला है, उस हिसाब से अगर डालेंगे तो ये जबरदस्त बनेगी। अच्छा, और महविश ये भी मैं आपको बता दूं और सब देखने वालों को कि शिमला मिर्च का अक्सर जायका कड़वाहट होती है, तो आप उसको चख लें। अगर वो बहुत ज्यादा कड़वी है तो प्लीज उसको बहुत कम मिकदार में डालिएगा, वरना टेस्ट बहुत अजीब सा हो जाएगा। अक्सर शिमला मिर्च कड़वी आती है महविश। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए थोड़ी सी डालें जी हाँ, फ्लेवर थोड़ी ऐड हो, डालें, ज्यादा नहीं हो। अच्छा, मुझे तो शिमला मिर्च इतनी पसंद है कि मैंने अपने घर में बकायदा उसके बीज सुखा के रखे हैं कि पौधा लगाऊंगी, तो एक बार लगाया था तो पता नहीं क्या बात है उसमें कुछ आगे ग्रो नहीं करा, तो अब मेरा फिर इरादा है कि मैं उसका पौधा लगाऊं। बहुत सी चीजें घर में नहीं लगती ना क्योंकि हमें वो आता ही नहीं है। जैसे मैंने कड़ी पत्ता लगाया हुआ है, बाद में मैंने रियलाइज किया कि कड़ी पत्ते को शायद ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती क्योंकि हर वक्त सूख रहा था। अच्छा, मैं मेरे घर में मुझे क्योंकि ग्रीनरी और गार्डनिंग का बहुत शौक था, पहले मैं करती थी, तो अब जब मैं घर में जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे धूप जरा कम आती है, और बाकायदा खिड़की में एक जगह है जहाँ मैंने अपने पौधे लगाए हुए, तो मैं उसमें एलोवेरा का पौधा लगाती हूँ। तो मैंने एक गमले से, आपको मैं बल्कि सबको देखने वालों को टिप दूंगी कि एक एलोवेरा का पौधा है, उसमें जितनी जड़ें निकल रही हैं और छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, वो जड़ें निकालें एक्स्ट्रा और दूसरे पौधों में लगाएं, तो मेरे कम से कम 5 गमले बन गए उससे। और एलोवेरा बहुत फायदे का होता है ना, जबरदस्त। और ये जब ठंडा मौसम होता है तो मैं आपको बताऊं कि जब चेहरे पे थोड़ा सा रेड हो जाता है, जलन सी होती है ना, और स्किन पे बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है, तो मेरे साथ ये अक्सर होता है, तो मैं मसरूफ होती हूँ, तो मैं स्किन स्पेशलिस्ट या डॉक्टरों पे नहीं जा पाती, तो मैं क्या करती हूँ, यकीन कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा का पत्ता ले लिया, उसको 2 टुकड़ों में किया, ना उसे निकाला ना ग्राइंड किया, कुछ नहीं, उसके 2 टुकड़े करके पत्ते ही को मल लिया और उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। आप यकीन कीजिए इतना अच्छा, पूरी उसकी जो एलर्जी है, जलन है, वो सब निकल जाती है और अगले 24 घंटे के अंदर आपका चेहरा बिल्कुल। इवन जो एलोवेरा के अंदर का जेल होता है, अगर हम उसको खा लें तो इट्स वेरी गुड फॉर बोन्स। मैंने ये तक सुना है महविश कि अब पता नहीं, मैं तो कहती हूँ जो भी टोटका या कोई टिप बताया आप उसको सर्च करके देखें, क्योंकि गूगल पे सब कुछ मिल जाता है या यूट्यूब पे, तो जरूर आप उसको दोबारा कंफर्म करें। तो सुना है आईसाइट पे भी अगर जरा सा उसका चख लें हफ्ते में 2-3-4 मरतबा, तो आईसाइट पे भी सुना है बेहतरी आती है। नहीं, इट्स अ मिराक्युलस प्लांट, होना बिल्कुल हर घर में होना। मैं तो भाई दावे से बता रही हूँ, मेरा इतना जबरदस्त तजुर्बा है, मैं उसके बगैर आपसे दावे से नहीं कहूंगी। थोड़ा सा ना डाउट होता है, नो डाउट एलोवेरा मैं कहती हूँ अमेजिंग। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं। हो गई आपकी? जी, अब बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अब आप इसको जब वहां रखेंगी तो जितने भी यूज्ड बर्तन है वो सारे दूसरी तरफ कर दीजिएगा, हाँ, ताकि कैमरा में एंड प्रोडक्ट नजर आए। ठीक है। अच्छा महविश, ये इसकी शर्त है, इसको आपने तैयार होने के बाद
ठंडा करना है, फ्रिज में रखना है, बिल्कुल और फिर जो आप इसको खाएंगे और सर्व करेंगे तो उसका तो लुत्फ कहते हैं ना, वो Absolutely. दोबाला हो जाएगा। ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आप इसको रखें, इसको कैमरा फिर दिखाएगा। अब एक्स्ट्रा चीजें सारी साइड में कर दीजिएगा ताकि बस दूसरी तरफ रख दीजिए। और जनाब हमारा खाना रेडी है ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल तैयार। थैंक यू सो मच नबीला। नहीं, आप थैंक यू कह रही हैं, मैं आपका शुक्रिया करूंगी कि इतने, मैं तो बल्कि कहूंगी कि महविश का शो सब लोग देखा करें, इतना अमेजिंग शो है। और माशाल्लाह महविश की बातचीत इतनी ज़बरदस्त है और इनके जो गेस्ट आते हैं इतने ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करते हैं कि मुझे आपका शो इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है। चलें, गुड। और ये नबीला को हमने बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा जो है ना इसके पैसे दिए तारीफ के ना जो है, मैंने पहले से कहा था कि नबीला तारीफ करके जाना है, लेकिन थैंक यू सो मच कि हमने आपको बुलाया और आप आई। और आइंदा भी हम इसी तरह बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह। रमजान के शोज आएंगे तो उसमें भी आपसे नात भी सुनेंगे, कुछ अच्छा मजेदार सा पकवाएंगे भी। मैं अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ। यकीनन आज आपने एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया क्योंकि नबीला की पर्सनालिटी ऐसी है जिसको हर शख्स बहुत महजूज होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो इतने लाइवली और इतने वाइब्रेंट होते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ब्लेडिंग पे गुफ्तगू हुई वो भी आपने यकीनन एंजॉय की होगी। प्लीज़ अपना चेहरा या इवन अपनी बॉडी हर डॉक्टर के हाथ मत चढ़वा दिया करें, क्योंकि आप बहुत कम होता है ना, पैसे बचाने के पीछे ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं जिसका खमियाजा ज़रा हमें भुगतना पड़ता है। तो अगर आप किसी भी प्रोसीजर के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं या एस्थेटिशियन के पास जा रहे हैं, किसी भी प्रोसीजर के लिए प्लीज़ उसके क्रेडेंशियल्स देख लिया करें कि क्या ये क्वालिफाइड है नहीं है, क्योंकि स्किन में अगर एक सुई भी लगती है तो उसके बाद उसकी हीलिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हील भी कर जाए। चाहे वो टैटू है, चाहे सेमी परमानेंट मेकअप है, चाहे माइक्रो ब्लेडिंग है, चाहे किसी भी तरह का इंजेक्शन है, कुछ भी है। सर्टिफाइड लोगों को ढूंढ के जाइए। और हमारे शो में मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा सर्टिफाइड डॉक्टर्स को ही लेकर आऊँ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करवाना है, किससे करवाना है, तो शो स्क्रॉल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई काबिल शख्स। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द भी लोगों को एजुकेट करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, खुदारा रवादारी का मुजाहरा कीजिए। अगर कोई कुछ कह रहा है, आपकी राय से उसकी मुख्तलिफ राय है, तो अपना थोड़ा सा कहते हैं ना, होल्ड योर हॉर्सेस। हम मॉरल पुलिस नहीं हैं, हम दूसरों के ऊपर फतवे लगाने वाले लोग नहीं हैं। हमारा और अल्लाह का मामला, पहले उसको ही सीधा कर लीजिए, दूसरों को छोड़ दीजिए, वो जाने, अल्लाह ताला जाने। अनलेस के कोई बहुत इंतशार पैदा हो रहा है। और हाँ, हम कोई नहीं होता डिसाइड करने वाले कि इंतशार क्या होता है। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। कानून को अपने फैसले करने दीजिए। अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने ख़ानदान पे तवज्जो दें, अपने अल्लाह ताला से मामला सीधा करें। और अभी रमज़ान आ रहे हैं, इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बर्दाश्त और रवादारी का मुज़ाहरा करें। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी सुकून देने का बाइस बनिए। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम, नए गेस्ट और नई रेसिपी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।